से हम अपने चैप्टर जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम अगला टॉपिक लाएंगे उत्सर्जन तंत्र। इससे पहले हम लोगों ने परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ा, जहाँ पर हम लोगों ने हृदय के कार्य के बारे में समझा और हृदय की संरचनाओं के बारे में समझा। तो आज हम जानेंगे मनुष्य का उत्सर्जन अंग क्या है और उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। तो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जित तंत्र जो है वो वृक्क है, यानी किडनी है। अब देखते हैं वृक्क के कार्य और वृक्क की संरचना कैसी होती है। तो मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क जो है मनुष्य में वृक्क की संख्या 2 होती है, जो एक जोड़े के रूप में होती है। और इस वृक्क की लंबाई जो होती है वह 10 सेंटीमीटर लंबी और चौड़ाई जो होती है वो 3 सेंटीमीटर तक होती है और मोटाई लगभग 2.5 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है। सेम के बीज के आकार का बच्चों यह वृक्क जो है वह दिखाई देता है, जो एक जोड़ी होता है। प्रकार की संरचना इसकी होगी। और यहाँ से उसकी ये पृष्ठ महाशिराएँ जो हैं वो निकल कर इस प्रकार से जुड़ी हुई लगी है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यह हमारे वृक्क की संरचना होती है। वृक्क की संरचना में यहाँ से हमारा मूत्रवाहिनी निकलती है, जो सीधे हमारा मूत्राशय में आकर खुलती है। यहाँ से मूत्रवाहिनी निकलकर इस प्रकार से
मूत्राशय में आकर खुलती है। यह हमारा वृक्क है। ऊपर की तरफ जो पतली लेयर है इसे हम अधिवृक्क कहते हैं, जो ग्रंथि है जहाँ से हार्मोन्स का स्राव होता है, अधिवृक्क ग्रंथि। मुख्य रूप से यह पश्च महाशिरा होगी। पश्च महाधमनी, इसी प्रकार से यह मूत्र नलिका, या मूत्र वाहिनी भी हम इसको बच्चों कहेंगे। यह हमारा मूत्राशय, यह हमारा मूत्रमार्ग। इस प्रकार से मानव सर्जना उत्सर्जन तंत्र यह संपूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब इस उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या होती हैं चीज़ें, तो एक जोड़ी हमारी किडनी होती है, एक जोड़ी मूत्र मार्ग होता है या मूत्र नलिका होती है, मूत्राशय एक होता है, मूत्र मार्ग एक होता है। अब रुधिर के अंतर्गत हमारे शरीर के अंदर बच्चों रुधिर ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा पूरे शरीर की कोशिकाओं का भरण पोषण सुनिश्चित होता है। पोषण देने के साथ साथ रुधिर करता क्या है कि सभी कोशिकाओं से जो अपशिष्ट या वर्ज्य पदार्थ या हानिकारक पदार्थ हैं उन्हें एकत्रित करता है। उनमें से जो गैसीय पदार्थ होते हैं यानी CO2 होता है, वो तो हमारे लंग्स के द्वारा जो है वो क्षनित हो जाता है। बाकी के अन्य जो लवड़ी पदार्थ होते हैं जिसमें नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ होते हैं, वो सारे हानिकारक पदार्थ जो है वो वृक्क के अंतर्गत लाए जाते हैं। ठीक है, वृक्क की संरचना क्या है? सेम के आकार का, सेम के बीज के आकार का। ठीक है, दूसरा 10 से भी लंबा, चार से भी चौड़ा, 2.5 सेमी मोटा होता है। दोनों वृक्कों के ऊपरी सिरों पर अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, जिससे कई प्रकार के हार्मोन जैसे ADH एड्रेनोकार्टिको नामक हार्मोन जो है वो अधिवृक्क से स्रावित होता है, जो रुधिर के लवणीयता और अन्य चीज़ों का नियंत्रण करता है। इसके अलावा वृक्क के कार्य क्या होता है बच्चों? तो वृक्क का कार्य होता है कि रुधिर के अंतर्गत जो भी वर्ज्य पदार्थ है उन वर्ज्य पदार्थों को वह छानने का काम करता है। इससे पहले रुधिर के द्वारा छाने गए पदार्थ किस प्रकार के होते हैं यह जान लीजिए। संरचना तो आपको पता ही हो गया। अब हम बात करते हैं रुधिर के कार्य के ऊपर। कार्य में देखते हैं इसके प्रमुख कार्य क्या है। पहला,
रुधिर से अपशिष्ट पदार्थों को छानना। ठीक है। दूसरा, जब यह रुधिर से अपशिष्ट पदार्थों को छानता है तो किस माध्यम में वह अलग होता है? तो उस माध्यम का नाम है नाइट्रोजनी पदार्थ। नाइट्रोजनी पदार्थ, मुख्य रूप से नाइट्रोजनी पदार्थ व अमोनिया इसमें शामिल है। यह वे पदार्थ होते हैं बच्चों जो जल में अघुलनशील की श्रेणी में होते हैं। अब वृक्क क्या करता है? नाइट्रोजनी पदार्थ में अमोनिया वाले पदार्थ को अघुलनशील से घुलनशील माध्यम में कन्वर्ट करता है, यानी यह अघुलनशील होते हैं। कन्वर्ट करता है इसको घुलनशील। ठीक है। और घुलनशील पदार्थों में आता है यूरिया। इसके साथ ही बच्चों मूत्र हमारा जो है, जो मूत्र के रूप में वर्ज्य पदार्थ निकलता है वह हल्का अम्लीय होता है, यानी इसका पीएच मान, मूत्र का पीएच मान जो है, पीएच लेवल 6 होता है। ठीक है। जिसके कारण जो है यह हल्का अम्लीय होता है। ठीक है। पीएच मान 6 होने के कारण यह हल्का अम्लीय होता है। इसके साथ ही मूत्र का रंग आप देखते होंगे कि हल्का पीला होता है। दरअसल वह पीलापन जो है मरे हुए या हीमोग्लोबिन के विखंडन के कारण जो है हल्का पीलापन आता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से वृक्क का कार्य होता है वर्ज्य पदार्थों को छानना। इसके अलावा वर्ज्य पदार्थ में जो मूत्र के रूप में वो स्रावित करता है या उत्सर्जित करता है, उसमें यूरिया की मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है। इसकी प्रकृति जो है, रासायनिक प्रकृति जो है वो हल्की अम्लीय होती है। इसके साथ ही यह रुधिर का पीएच मान व उसकी लवणता तथा पोषकता का भी नियंत्रण करता है। कैसे? बच्चों, जब यह वृक्क जो है वो रुधिर को छानता है, इस दौरान मैक्सिमम जो रुधिर के सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स वगैरह, वो तो रह जाते हैं, लेकिन जो जल की अधिकतम मात्रा होती है उसमें घुलनशील रूप से जो है यूरिया के साथ काफ़ी मात्रा में लवण वगैरह और ग्लूकोज वगैरह के अणु भी जो है छनकर बाहर आते हैं। वृक्क क्या करता है? इन जो जरूरी पोषक तत्व होते हैं उनको पुनः उस अपशिष्ट पदार्थों के जमाव से जो है वह पुनः इनको अवशोषण करता है और उन पदार्थों को वापस रुधिर में मिश्रित कर उन्हें आगे भेज देता है। इस प्रकार से वृक्क जो है रुधिर के पीएच मान के साथ साथ उसकी लवणता और पोषकता को भी नियंत्रित करता है। तो बच्चों, यह था हमारा उत्सर्जन तंत्र और इसकी क्रियाविधि तथा संरचना। आगे हम बात करेंगे अपने अगले चैप्टर के ऊपर, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। तो यहाँ हमारा अध्याय 1 समाप्त होता है। अगला हमारा अध्याय आएगा नियंत्रण एवं समन्वय।
अध्याय 2 नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है बच्चों, अब इस अध्याय के अंतर्गत हम जानेंगे कि जीवधारी किस प्रकार से अपने सभी प्रकार के जैविक क्रियाकलापों को कैसे करते हैं, किस माध्यम में वो सहायक होते हैं और किस प्रकार से वो उसका नियंत्रण करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं समन्वय क्या होता है। बच्चों, समन्वय का अर्थ होता है तालमेल। शाब्दिक अर्थ अगर सामान्य भाषा में हम देखें तो इसे हम तालमेल से समझ सकते हैं। तालमेल क्या होता है? किसी भी प्रकार के मैकेनिज्म को करने में या किसी भी प्रकार के कार्य को करने में जिन जिन अनुप्रयोगों व जिन संसाधनों का हम प्रयोग करके या सहायता से किसी एक निश्चित कार्य को करने में सफल होते हैं, अब उन संसाधनों का उस कार्य के प्रति लगाया गया जो भी प्रयास होता है वह एक प्रकार से तालमेल ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं साइकिल चलाकर कहीं जाने के लिए, तो साइकिल चलाकर एक स्थान से दूसरे गंतव्य स्थान तक जाने में हमें इतनी दूरी तय करनी है और इस दूरी को तय करने के लिए हम साइकिल का मैकेनिज्म होता है जिसमें दो पहिए होते हैं, एक पावडिल, दो पावडिल होता है और मनुष्य क्या करता है अपने पैरों के माध्यम से इस पावडिल को चलाता है, जिसके द्वारा अब इस पावडिल के चलाने से पावडिल के साथ गियर जुड़ा रहता है और गियर से चेन जुड़ी रहती है और इस चेन के जरिए जो है वह पहिए घूमते हैं और व्यक्ति एक स्थान से दूसरी स्थान तक गमन करता है। यहाँ से उसने स्टार्टिंग किया और यहाँ से चलाते हुए वह इस गंतव्य स्थान तक पहुँचता है। अब इस गंतव्य स्थान तक पहुँचने में इसके समन्वय की बात आती है, जहाँ दिमाग से इसने सोचने के बाद अपने पैरों को कमांड दिया, कमांड देने के बाद पैरों ने क्या किया, वह पैडल मारा, पैडल मारने से गियर घूमा और गियर घूमने से चेन और चेन घूमने से साइकिल के दो पहिए, जिससे यह पहिए गतिमान हुए और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में इन्होंने इतनी दूरी को तय किया। इस प्रकार से इसने अपनी दूरी वाले कार्य का निष्पादन जो है वो तालमेल के जरिए इस मैकेनिज्म के द्वारा जो है वह समाप्त किया। तो बच्चों, यही है हमारा समन्वय। किसी कार्य को संपादित करने में या संपादित होने में लगने वाले जितने भी प्रकार के मैकेनिज्म होते हैं या अभिकेंद्रित यंत्र होते हैं, उन यंत्रों का ठीक प्रकार से कैसे हम प्रयोग करके किसी कार्य को समाप्त करते हैं, यह सभी कार्य आता है समन्वय के द्वारा। अब समन्वय को ठीक प्रकार से होने के लिए सबसे बड़ी बात है इतने बड़े मैकेनिज्म को ठीक प्रकार से चलने के लिए, तो इन मैकेनिज्म को चलाने के लिए हमें नियंत्रण की आवश्यकता होती है। कितना पैडल मारना है, कितना हमें दूरी तय करना है और किस दूरी पर स्टॉप होना है, इन सभी चीज़ों का नियंत्रण, इन कार्य प्रणालियों का जो है निष्पादन जो है वो नियंत्रण के द्वारा होता है। इस प्रकार से किसी भी प्रकार के कार्य को करने में नियंत्रण व समन्वय दोनों आवश्यक हैं, तभी जाकर हमारा लक्षित कार्य जो है वो पूर्ण होता है। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार से कोई जीवधारी है, चाहे वो पौधा हो चाहे वो जंतु हो, किसी भी प्रकार के जीवधारी का जो भी लक्षित कार्य होता है वो नियंत्रण व समन्वय के द्वारा ही स्थापित होता है और सिद्ध होता है। अब बात कर लेते हैं जंतुओं की, तो जंतुओं में नियंत्रण व समन्वय के द्वारा ही उनके बहुत से प्रकार के जैविक कार्य संपादित होते हैं। जैसे अगर हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो ठंड हमें जब लग रही है तो हमें ठंड से बचना है। इस ठंड से बचने के लिए हम क्या करते हैं, गर्म वस्त्रों को पहन लेते हैं। अब ठंड कैसे लगी, क्यों लगा और ठंड से बचने के लिए हमने गर्म वस्त्र क्यों धारण किए, इन सभी प्रकार के कार्यों में हम यह देखते हैं कि ठंड का ज्ञान हमें किससे होता है। दरअसल बच्चों, यही जो हमें ज्ञान दिलाता है, ठंडा, गर्म, बारिश, मीठा, इन सभी प्रकार के ज्ञान को देने वाली चीज का नाम है तंत्रिका कोशिका।
तंत्रिका कोशिका। और यही तंत्रिका कोशिका जो है बच्चों सभी प्रकार के जीवधारियों में नियंत्रण व समन्वय की देखरेख करती है। इसी तंत्रिका कोशिका के द्वारा ही किसी भी प्रकार की सूचनाओं के प्रति हम उद्दीपित होते हैं या उसकी प्रतिक्रिया देते हैं। अब प्रतिक्रिया क्या होती है या उद्दीपन क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। प्रतिक्रिया वह है बच्चों किसी बाह्य भौतिक कारक के प्रति जीवधारी के शरीर के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन का परिदृश्य रूप पर लक्षित होना, अर्थात किसी बाह्य बदलाव या परिवर्तन के प्रति जीवधारी के शरीर में उत्पन्न बदलाव, यही बदलाव जो है बच्चों हमारा प्रतिक्रिया कहलाता है। जैसे मौसम बदला और ठंडक बढ़ गई। अब हमारे यहाँ मौसम बदल गया और ठंडक जब बढ़ गई तो हम ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करने लगे। वातावरण के बदलाव के फलस्वरूप हमारे शरीर को ठंडक का एहसास हुआ और हम ठंड से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, बदलाव के प्रति अपने आप को बदल रहे हैं। यही मौसम के प्रति हमारी प्रतिक्रिया कहलाती है, जिसे हम अनुक्रिया या स्टिमुलस या उद्दीपन भी कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में हम इस नए चैप्टर के अंतर्गत तंत्रिका कोशिका, उसके कार्य, उसके प्रकारों के बारे में जानेंगे। अगर आपको इस सेशन में कुछ नहीं समझ में आया तो हमें ज़रूर बताएं। हम अगले सेशन में आपको सभी डाउट्स क्लियर करेंगे। धन्यवाद।